हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जितना भी जितना भी इस चैनल द्वारा आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना या बोल लें एनएमएमएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की विषय से संबंधित जितना भी वीडियोस दिया जा रहा है आप उसे लगातार देख रहे होंगे। तो दोस्तों उसी के क्रम में आज हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है और आज हम टॉप 30 भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे सेट के पेपर में आता है। यदि ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा हो तो आप से मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाइए समझिए कि आप किसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पहला वीडियो मिलेगा कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना क्या होती है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको समझा दूं कि ये कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए होता है। ये एक छात्रवृत्ति योजना की पेपर होता है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग लगातार डेली वीडियो पढ़ रहे हैं और मैं आपको बताते हुए खुशी भी हो रहा है कि अब व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जो केवल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित है, जो 2023-24 से संबंधित है। मैं अब से आपको वहीं पर ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुआ, प्रश्न जो होंगे सभी विषय के जो आपके परीक्षा में आते हैं वो सब मैं आपको वहाँ से दे दिया करूँगा और इस यहाँ से वीडियो का हम लोग देखेंगे और वहाँ से हम लोग प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जितना प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहा हूं पूरा ईमानदारी से एकदम मेहनत करके मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है और मैं इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो एकदम सेम हूबहू अब मैंने जिस प्रकार से तैयारी किया था सेम उसी प्रकार से मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट में थोड़ा भी कमी मिले तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। एकदम पूरी ईमानदारी से पूरे आपको अच्छे प्रकार से बताया जा रहा है। यदि मेरे द्वारा आपको पूरा एफर्ट करके प्रयास किया जा रहा है तो आपको भी कंजूसी नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखिए, वीडियो को आप देखते ही समझ आएंगे कि नहीं, हाँ कंटेंट में दम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, वे मिश्रण जिसमें अवयवी कण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी दो चीज़ ले रहे हैं और उन दोनों को आपस में मिला दें, एक प्रकार से फेंट दें, तो वो जब दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसे प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे, वह मिश्रण जिसमें अवयवी कण दिखाई देते हैं, जैसे अगर हम बालू ले लें और पानी ले लें, एक दूसरे में फेंटेंगे तो बालू और पानी दिखाई देगा ना, भले मिश्रण बन गया तो क्या हुआ। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम मेरे दोस्त विसमांगी मिश्रण कहते हैं। कैसे? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए आप चीनी ले लें, क्या ले लीजिए? चीनी ले लें प्लस पानी, क्या? पानी H2O, इसको मिलाएंगे तो बताइए समांगी मिश्रण बनेगा अथवा विसमांगी? आपको बताना है, बताइए समांगी मिश्रण बनेगा कि विसमांगी? बताइए कौन सा? चीनी और प्लस पानी, अगर बताइए दोनों को आप फेंटेंगे चीनी और पानी तो कैसा मिश्रण बनेगा? चीनी में पानी घुल जाएगा मेरे दोस्त, तो इसलिए ये समांगी मिश्रण बनेगा। कैसा? समांगी मिश्रण बनेगा। और देखिए दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध हमारा विसमांगी मिश्रण है। कैसा? विसमांगी मिश्रण है। अगर इसी में बात करें, अगला हमारा प्रश्न है कि धुआं और वायु, धुआं का वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो आप बताएंगे क्या धुआं और वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। किस प्रकार का? समांगी मिश्रण है। आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक में खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? बताइए आधुनिक में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? तो की खोज की गई है 118 तत्व खोज दिए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न हम लोगों का है कि रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रासायनिक विज्ञान के जनक जॉन डाल्टन है। क्या है? जॉन डाल्टन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल का प्रथम अक्षर क्या होता है? तो अम्ल का प्रथम अक्षर एच से शुरू होता है। किससे? एच से शुरू होता है, जो हाइड्रोजन होता है। आगे आगे प्रश्न है कि क्षार का अंतिम अक्षर क्या होता है? तो क्षार का अंतिम अक्षर OH होता है। आप कोई भी क्षार ले लेंगे, उसके लास्ट में OH लगा होता है, जैसे NaOH, यह एक क्षार है, इसके लास्ट में क्या लगा है? OH लगा है ना, हाइड्रोक्साइड। आगे बात करते हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन सा है? तो देखिए HCl प्रबल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है। ठीक, यदि ये आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा इसी जो टेलीग्राम पे बात कर लें या फिर व्हाट्सएप पे, ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही आपको इसका पूरा PDF मेरे द्वारा जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, उसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक है, उसी में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारा अगला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि धातु और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। किस प्रकार का? क्षारीय। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अधातु में यदि ऑक्सीजन या ऑक्साइड जब मिलता है तो क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड। और आप बताइए कि अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग भी मेरे जैसे एक नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से एकदम छाप दीजिए। अगला प्रश्न है कि अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर की ऊष्मा क्या है? तो आप बता दें कि ऊष्मा जो हम लोग देखते हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? तो ऊष्मा कभी भी बहती है तो ऊपर से नीचे की तरफ, माने उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। कहाँ से? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, यदि मान लीजिए हम कोई केतली या बर्तन रख लें, केतली या बर्तन, और उसको गर्म करें, जैसे कि उसके एक सिरों को हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? उसके एक सिरों को यदि यहाँ पे हम आग लगा के गर्म करें तो क्या होता है? माने हम लोग तो इसका ये वाला हिस्सा गर्म किया, लेकिन धीरे धीरे करते करते इसका पकड़ने वाला भी हिस्सा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। तो इससे यही सिद्ध होता है कि यदि जहाँ ऊष्मा ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा से कम, जहाँ कम होता है वहाँ उस की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हम लोग का प्रश्न है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा को हम लोग कैसे मापते हैं? जैसे हम लोग घर पे दूध को लीटर में माप लेते हैं, कोई वस्तु है यदि वजनी है तो उसको हम किलोग्राम में नाप लेते हैं। तो बताइए कि ऊष्मा को कैसे नापेंगे? तो बता दें मैं आपको कि जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, ऐसे करके। आइए अगला प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाइएगा इसको। यदि एक मनुष्य जो है स्वस्थ है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, आप बता सकते हैं? तो मैं बता दूं कि यदि आप उसको सेल्सियस में नाप रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये एक सेल्सियस एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने अपना पैमाना बनाया था। लेकिन अगर आप उसे फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ये सब इरेज करते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है कि वस्तुओं को ऊष्मा देने पर किस प्रकार का प्रसार होता है?
यदि वस्तु को हम ऊष्मा दे रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का प्रसार हो रहा है। चलिए, मतलब यदि कोई वस्तु है इसको गर्म करेंगे तो किस किस प्रकार का उसमें प्रसार माने फैला होगा। पहला, रेखीय, या तो रेखा के रूप में भी फैल सकती है, तार और के रूप में। क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रफल में, जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों खींच के बढ़ा सकते हैं। आयतन, यानी कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को एक साथ खींच के बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार का प्रसार होता है। कैसा कैसा? क्षेत्रीय, रेखीय, आयतन प्रसार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। बताइए, जो द्रव पदार्थ होता है, द्रव्य, इसमें ऊष्मा का संचरण कैसा होता है। तो द्रव्य में ऊष्मा का संचरण संवहन से होता है। कैसे होता है? संवहन से होता है। ओके, आगे, ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊष्मा संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कहने का मतलब है ऊष्मा की वह कौन सा विधि है जो ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह चलती है लेकिन बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, तो वो कौन सा विधि कहलाती है? ऊष्मा की विकिरण विधि। कौन सी? विकिरण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लें, यदि हमारा जो सन है, ये पृथ्वी पर इसकी किरणें आती हैं। क्या करती हैं? आती हैं। ये मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये सन है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है। इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, माने निर्वात है, न वायुमंडल है, न वात हवा, कुछ नहीं है, तब पर भी सूर्य की किरणें चल के कहाँ पे आती हैं? पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? तो ऊष्मा की संचरण विधि कहलाती है। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए चलिए अब देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। अब बताइए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। केवल वेग पूछा है तो इसका मतलब पूछ रहा है कि निर्वात में, यानी हवा में, माध्यम हवा में या कितना तेज से चलता है। तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तीन जब चलने लगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जो है हवा चलता है। अगर यहीं पे पानी में बात कर दें, कांच में बात कर दें, तो उसका मान बदल जाता है, क्योंकि पानी में, कांच में थोड़ा सा धीरे चलेगा। आगे, प्रकाश की गति कैसी होती है। तो कभी भी प्रकाश कैसे चलता है? सीधा रेखा में। जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं तो कैसे चलती हैं? टेढ़ा मेढ़ा चलती हैं? जी नहीं, कैसे चलती हैं? एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक, कैसे चलती हैं? स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक ना? चलिए अब देखते हैं कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, औसतन दूरी कितना होती है। जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन कितना होती है? तो 1.49 × 10⁸ कितना? 1.49 × 10⁸ किलोमीटर होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है अगला, अब ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। बताइए, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। कब? अमावस्या के लगता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए इस प्रश्न को कि सन यानी सूर्य से अर्थ यानी पृथ्वी के बीच में जो प्रकाश होता है कितना देरी में आता है, कितना समय लगता है। प्रश्न पूछ देगा यदि कि बताइए सूर्य से यानी सन से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। आप इसका कमेंट करके बताइए। चलिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं। इस प्रश्न को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे पढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है कि यदि समतल दर्पण के सामने y दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो कितना दूरी पे बनेगा। तो दर्पण में y दूरी पे ही बनेगा, पीछे की ओर। जैसे मान लीजिए कहने का, आइए हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि इसका जो है उत्तर हो जाएगा 8 8.3
3 मिनट, कितना 8.3 मिनट में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। मिनट समझ लीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या अब हम लोग आगे देखेंगे अपना, इसको हम इरेज करते हैं। हमारे चुन्नू मुन्नू को बहुत अच्छे बन गए प्रतिबिंब। चलिए प्रश्न है कि यदि एक यच ऊंचाई का व्यक्ति है तो उसका पूरा शरीर देखने के लिए कितना दर्पण लगेगा, बताइए। यदि कोई लड़का है 6 फीट का है, मान लीजिए कितना 6 फीट का, तो वो कम से कम कितना ऊंचाई का दर्पण लेके आएगा तो अपना पूरा शरीर उसमें देख पाएगा। तो अपने जितना लंबा है उसका आधा, यानी इस प्रश्न में यच ऊंचाई दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा यच अपान 2। अगर वो लड़का 6 का है तो अपने से आधा लेके आएगा, 3 फीट का दर्पण लेके आएगा, तब जाके वो अपना पूरा शरीर देख पाएगा। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के परस्पर समांतर रख दें, कैसा रख दें, समांतर रख दें, तो उनके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, बताइए। जैसे यदि एक ऊपर से दर्पण रख दें, एक नीचे दर्पण रख दें, इसके बीच में कोनो वस्तु रख दें, कितना वस्तु रख दें यहाँ पे, तो बताइए कि कितना दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो आप सोचेंगे कि इसका इसमें बन जाएगा, एगो का इसमें, लेकिन ना, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा, अनंत। इसका इसमें बनेगा, फिर उसका इसमें, इसका वाले का इसमें, ऐसा ही बनता जाएगा, तो अनंत बोल देते हैं, ठीक है, अनंत। कभी आप जाए होंगे सैलून के दुकान पे जो बाल बनाने होता है, अगर आगे पीछे जस्ट सामने सामने लगाया होता है तो लाइन से देखेंगे तो कितना एकदम हम दिखाई देते हैं, उसी में बहुत सारे दिखाई देते हैं, जितना देखेंगे उतना। तो इसी प्रकार से यदि दो दर्पण एक दूसरे से समांतर हैं, उसके बीच में कोई वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत, कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि आप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके दिमाग में अच्छे से घुस रहा होगा और आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप भी एक काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए प्रश्न है कि परमाणु कितने भागों में विभक्त है। परमाणु जो होता है वो कितने भागों में विभक्त है, यानी टूटा हुआ है। तो 3 भागों में, कितने में, 3 भागों में। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। कितना, एगो को इलेक्ट्रॉन, एगो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कभी कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित होता है। कैसा, माइनस आवेश रखता है अपने पास। प्रोटॉन कैसा आवेश रखता है, तो प्रोटॉन सदैव पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव रखता है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब यह कोई भी किसी प्रकार का आवेश नहीं रखता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन। हमारा लास्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, कि परमाणु जो होता है, सपोज दैट मानिए कि कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक है बीच में, तो इसमें क्या क्या रहता है बताएंगे। तो इसमें प्रोटॉन भाई साहब बैठे होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन, यही दोनों परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब आपका प्रश्न उठता है सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये परमाणु है तो इसमें कक्षक भी होगा, ठीक है, ऑर्बिट, कक्षक। तो इसी के कक्षक में यहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके कक्षक में घूमते हैं, कक्षक में, देखिए, ठीक ना। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इसके नाभिक में रहते हैं। कहाँ पे, नाभिक में रहते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, और आपसे उम्मीद है कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, NMMS, इसको मैंने खुद क्वालिफाई किया है। तो एक क्वालिफाई आदमी से पूछेंगे तो वो आपको अच्छा ही गाइडेंस देगा। तो मैं आपको बता दूं, अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका इसका तैयारी कराया जाता है, प्लस जो भी आपके भाई कक्षा 6 में पढ़ रहे होंगे, आप जवाहर नवोदय विद्यालय JNV का भी तैयारी कराया जाता है। तो ये जो तैयारी अभी हमारे द्वारा कराया जा रहा है, ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का है। आपको 12,000 हर साल दिलवाने का, माने 12 चौक 48,000 दिलवाने का ये वीडियो है। यदि आप इस डेली वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए आप इतने कम उम्र में
आप यदि स्कॉलरशिप निकालते हैं तो आपके घर में, गाँव में, आपके जहाँ सदस्य हैं वहाँ पे आपका नाम होगा कि नहीं बच्चा हमारा कुछ लायक है, माता-पिता का नाम रोशन होगा कि हमारा बच्चा कुछ लायक है। तो आप पूरे ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए, मेहनत कीजिए और आपकी सुविधा के लिए ही आप जाएँगे तो NMMS 2023-24 करके एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्या कर दिया है? प्लेलिस्ट। एक हमने इससे पहले भी पढ़ाया है, तो 1 साल पहले का है। उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पे नया तरोताज़ा मिल रहा है, एकदम 2023-24 का सेशन मिल रहा है, आप इसको एन्जॉय कीजिए। पूरे प्लेलिस्ट को एकदम लाइन वाइज़ हम रखेंगे, आप उसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।